नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है एमबी सर की ऑनलाइन स्कूल में। जो मुहिम हमने चालू कर रखी है उसका ये सेकंड पार्ट है उसी चैप्टर का। और आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारकों के बारे में हम बात करेंगे। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला पहला कारक है भौतिक कारक। भौतिक कारक। और जब हम दूसरे कारक की बात करते हैं तो दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा है सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक कारक। 3 कारक हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले: भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। और जब हम भौतिक कारक की बात करते हैं तो भौतिक कारक को भी अलग अलग फिल्ड बनाई गई है, अलग अलग डिवाइडेशन किया गया है। तो सबसे पहला इसमें आएगा जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। इसी में दूसरा कारक आएगा, अगर हम बात करें तो भू आकृति। दूसरा कारक आएगा भू आकृति। तीसरे कारक की अगर हम बात करें तो इसमें आएगा मृदाएं। और चौथे कारक की अगर बात की जाती है तो चौथा कारक आएगा जलवायु। यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक कितने हैं बताए गए हैं? 4। जल की उपलब्धता, भू आकृति, मृदाएं और जलवायु। जब हम आर्थिक कारक की बात करते हैं तो आर्थिक कारक भी 3 बताए गए हैं। पहला कारक की अगर हम बात करें तो पहला कारक इसमें आता है खनिज। दूसरा कारक इसके अंदर आता है औद्योगिकीकरण। 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 दूसरा कारक, तीसरा कारक इसके अंदर आता है नगरीकरण। नगरीकरण। यानी कि आपके आर्थिक कारक को 3 भागों में बांटा गया है: खनिज, औद्योगिकरण, नगरीकरण। और सांस्कृतिक और जो आपका सामाजिक कारक है इसके कोई भी उपभाग नहीं है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक को 3 भागों में वापस से डिवाइडेशन दिया गया है: जल की उपलब्धता, भू आकृति, मृदाएं और जलवायु। आर्थिक कारक को वापस से 3 भागों में डिवाइड किया गया है: खनिज, औद्योगिकीकरण और नगरीकरण। और तीसरा कारक है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। एक एक कारक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं भौतिक कारक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक कारक। और भौतिक कारक में सबसे पहले हमने पढ़ा था जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। और जल की उपलब्धता में आप साथ साथ में लिखेंगे, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि जल जीवन का जल जीवन का सर्वाधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारक है। पहला पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं लोग लोग उन्हीं क्षेत्रों में लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसने को बसने को प्राथमिकता प्राथमिकता देते हैं देते हैं जहां जल आसानी से आसानी से उपलब्ध उपलब्ध हो जाता है। इसके आगे आप लिख सकते हैं कि यही कारण है कि प्रारंभ से प्रारंभ से नदी घाटियां नदी घाटियां सघन सघन बसी हुई
यानी कि पहला जो कारक हमने पढ़ा था भौतिक कारक, और भौतिक कारक के अंदर हमने सबसे पहले जल की उपलब्धता को पढ़ा था। तो जल जो है वो जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि जल के बिना हम अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लोग उन्हीं क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां उन्हें जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, तो जहां लोगों को आसानी से जल उपलब्ध होगा वहां लोग रहना पसंद करेंगे। और यही कारण है कि प्रारंभ से जो नदी घाटियां हैं वो सघन बसे हुए हैं, वहां पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि जल उनको आसानी से वहां पे उपलब्ध हो जाता है, इसलिए ठहराव हो जाता है जल के निकट। और यही कारण है कि नदी घाटियां जो है वो प्रारंभ से ही क्या है, सघन बसी हुई है, या फिर वहां पे जनसंख्या क्या है, ज्यादा है। भौतिक कारक का अब हम दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था भू आकृति, यानी कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक को हमने 4 भागों में बांटा था। जल की उपलब्धता, भू आकृति, मृदाएं और जलवायु। अब भू आकृति के बारे में हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि लोग लोग उन क्षेत्रों में उन क्षेत्रों में बसना बसना पसंद करते हैं पसंद करते हैं जहां जहां समतल मैदान समतल मैदान व मंद ढाल होता है। यानी कि लोग उन क्षेत्रों में ही क्यों बसेंगे जहां पे समतल मैदान और मंद ढाल होता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसका कारण लिखते हैं। इसी कारण इसी कारण इसी के कारण लोग इसी के कारण लोग सड़क निर्माण सड़क निर्माण फसलों का उत्पादन फसलों का उत्पादन फसलों का उत्पादन अच्छे अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से कर सकते कर सकते हैं। यानी कि लोग समतल मैदानों और मंद ढालों में क्यों बसेंगे? क्योंकि वहां पे सड़क का निर्माण करना आसान है। दूसरा, फसलों का उत्पादन करना आसान है, और परिवहन तंत्र जो है उसको अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। अगला लिखेंगे पर्वतीय पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र पर्वतीय व पहाड़ी क्षेत्र परिवहन परिवहन के लिए परिवहन के लिए परिवहन व संचार के लिए अवरोधक का अवरोधक का अवरोधक का काम करते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की बात करें और पर्वतीय क्षेत्रों की अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र हैं वो परिवहन और संचार के लिए अवरोधक का काम करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के अंदर हम परिवहन तंत्र को अच्छे तरीके से डेवलप नहीं कर पाएंगे। आगे लिखेंगे इसीलिए इसलिए इसलिए इन क्षेत्रों में इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या जनसंख्या विरल पाई जाती है विरल पाई जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लोग पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों नहीं रहते हैं? तो इसलिए नहीं रहते क्योंकि वहां पे परिवहन तंत्र है या डेवलपमेंट जो है वो अच्छे तरीके से हम नहीं कर सकते। इसलिए वहां पे कैसी जनसंख्या पाई जाती है? विरल जनसंख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। इसी में आगे लिखेंगे कि गंगा का मैदान गंगा का मैदान मैदान विश्व में विश्व में सघन बसा हुआ है सघन बसा हुआ है। क्यों बसा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे
जल की उपलब्धता है, दूसरा समतल और मंद ढाल जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। इस वजह से गंगा का मैदान विश्व में जनसंख्या के मामले में सघन बसा हुआ है। वहीं अगर हम बात करें हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र विरल विरल जनसंख्या जनसंख्या वाला विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी कि हम बात कर रहे हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो भू आकृति के अंदर गंगा का मैदान जो है विश्व में सघन बसा हुआ है। इसके पीछे मेन रीजन यही है कि जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है, समतल और मंद ढाल हमें देखने को मिलता है। दूसरा, हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है यहाँ पे हमें कम जनसंख्या पाई जाती है या फिर विरल जनसंख्या पाई जाती है। विरल जनसंख्या के पीछे मेन रीजन यही है कि ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे हम डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, अपनी खेती या फिर एग्रीकल्चर को अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता। इस वजह से लोग इन क्षेत्रों के अंदर कम रहना पसंद करते हैं और समतल और मैदानी जो भाग है उसके अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। अब हम भौतिक कारक के तीसरे भाग की अगर हम बात करें तो तीसरा भाग हमने पढ़ा था जलवायु। जलवायु किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि अति उष्ण का मतलब है अत्यधिक गर्मी अथवा अथवा अधिक ठंडे मरुस्थल, अधिक ठंडे मरुस्थल, अधिक ठंडे मरुस्थल मानव बसाव के लिए मानव बसाव के लिए मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है, असुविधाजनक है, मानव बसाव के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि यहाँ पे मानव नहीं रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक गर्मी है या फिर ठंडे मरुस्थल है जिसके अंदर मानव का रह पाना बहुत मुश्किल है। यानी कि जलवायु जहाँ पे हमें सुखद तरीके की या फिर हम कह सकते हैं क्लाइमेट अगर हमें हमारे अकॉर्डिंग मिलेगा तो वहां पे हम रहना पसंद करेंगे। आगे हम रीजन देखेंगे कि भूमध्य भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रदेश इतिहास के इतिहास के प्रारंभिक इतिहास के प्रारंभिक काल से काल से सघन सघन बसे हुए हैं, सघन बसे हुए हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश इतिहास के प्रारंभिक काल से सघन बसे हुए हैं। तो आगे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्यों, तो इसका आंसर हमारे पास बन सकता है क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि वहां पे क्या है सुखद जलवायु। इसका रीजन क्या है सुखद जलवायु, यानी कि जलवायु या क्लाइमेट जो है वो वहां के अकॉर्डिंग है, मानव के अकॉर्डिंग है। इस वजह से जो है वो भूमध्य सागरीय प्रदेश प्रारंभिक काल से ही लगातार बसे हुए हैं। भौतिक कारक का चौथा पार्ट हम पढ़ेंगे, तो चौथे पार्ट के अंदर है मृदाएं, यानी कि मिट्टी किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो इसमें पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि मृदाएं मृदाएं या फिर लिख सकते हैं कि उपजाऊ मृदाएं या उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ मृदाएं या फिर मिट्टी गहन कृषि का गहन कृषि का कृषि का आधार आधार बनती है। उपजाऊ मृदाएं या फिर उपजाऊ मिट्टी गहन कृषि का आधार बनती है। इसीलिए इसीलिए लोग इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में बसने को बसने को प्राथमिकता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। यानी कि जहां पे अच्छी मिट्टी मिलेगी, इसकी उपजाऊपन क्षमता अधिक होगी, वहां पे लोग बसना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इन्हीं मिट्टियों के माध्यम से या इन्हीं मिट्टियों के माध्यम से मिट्टियों के माध्यम से लोग कृषि
कार्य को कृषि कार्य को बढ़ावा बढ़ावा देते हैं। यानी कि मिट्टी अगर उपजाऊ है और मिट्टी उपजाऊ है तो वो एक गहन कृषि का आधार बनती है, और गहन कृषि का आधार बनती है तो उसके अंदर हम कह सकते हैं गहन कृषि का मतलब है कि कम क्षेत्र के अंदर हमें अधिक पैदावार जो है वो मिल जाती है। इसी कारण से लोग ऐसे क्षेत्रों में जाना पसंद करेंगे जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जहाँ पे अच्छे खासे जो है वो तौर तरीके हैं करने के, या पैदावार जो है वो अच्छी हो सके। इसलिए ये मिट्टियां जो है वो लोगों को कृषि कार्य करने के लिए बढ़ावा देती है, या फिर लोग इन कृषि कार्यों के अंदर लग जाते हैं। ये आपके भौतिक कारक है। भौतिक कारक के अंदर 4 कारक पढ़े हमने। जल की उपलब्धता, भू आकृति, और तीसरा कारक हमने पढ़ा था जलवायु, और चौथा कारक हमने पढ़ा है मृदाएं। ये ऐसे भौतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे आर्थिक कारक की। तो सबसे पहले आर्थिक कारक में हम पढ़ेंगे कौन सा कारक, नगरीकरण। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा कारक, और दूसरा कारक था हमारा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं, इसमें भी हमने 3 कारक पढ़े थे। तो सबसे पहला हमने पढ़ा था खनिज। अब खनिज के बारे में पढ़ेंगे कि खनिज किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि खनिज अधिकता अधिकता वाले क्षेत्र, खनिज अधिकता वाले क्षेत्र उद्योगों को अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं आकर्षित करते हैं। हम कह सकते हैं कि जहां हमें खनिज अधिक मिलेंगे, तो खनिज अधिक मिलेंगे तो ये खनिज उद्योगों को और अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जैसे ही उद्योगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे तो यहाँ पे खनन का काम होगा। खनन, और उसके बाद में यहाँ पे उद्योग लगेंगे। खनन और उद्योग, खनन व उद्योग रोजगार के बेहतर अवसर बेहतर अवसर प्रदान प्रदान करते हैं करते हैं। इसलिए इसलिए कुशल व कुशल व अर्धकुशल कुशल अर्धकुशल श्रमिक श्रमिक इन क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं प्रवास करते हैं तथा प्रवास करते हैं तथा यहाँ की यहाँ की जनसंख्या को यहाँ की जनसंख्या को सघन सघन बना देते हैं। यानी कि क्या कारण है कि आर्थिक कारक में खनिज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे ही खनिज की अधिकता वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे उद्योगों की स्थापना होगी। जैसे ही उद्योगों की स्थापना होगी तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो लोग कुशल, यानी कि अपने फील्ड के अंदर जो स्किल्ड लेबर है वो वहां पे जाएगी। सेमी स्किल्ड लेबर यानी कि अर्ध कुशल जो श्रमिक है वो वहां पे प्रवास करेंगे। जैसे ही प्रवास करेंगे तो वहां की जनसंख्या जो है वो क्या हो जाएगी, सघन हो जाएगी, या हम कह सकते हैं वहां पे जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी। आगे एक पॉइंट हम और लिखेंगे कि अफ्रीका की अफ्रीका की कटंगा कटंगा जाम्बिया जाम्बिया पेटी इसका इसका एक एक अच्छा उदाहरण उदाहरण है। यानी कि अफ्रीका के अंदर जो कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी कटंगा जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसका खनिज का, यानी कि लोग खनिजों की ओर किस प्रकार से आकर्षित होंगे। कुशल श्रमिक, अर्ध कुशल श्रमिक, जैसे ही वहां पे उद्योग स्थापित किए जाएंगे तो वो लोग जाएंगे। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है,
कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, अच्छा उदाहरण है। इसमें दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो दूसरा पॉइंट है नगरीकरण। नगरीकरण किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि नगर रोजगार के रोजगार के बेहतर अवसर बेहतर अवसर नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शिक्षा शिक्षा चिकित्सा चिकित्सा परिवहन 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 आदि सुविधाएं आदि सुविधाएं उपलब्ध उपलब्ध करवाते हैं उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए इसलिए लोग नगरों की ओर नगरों की ओर खींचे चले आते हैं खींचे चले आते हैं खींचे चले आते हैं। यानी कि नगर जो है वो रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाते हैं। जैसे ही बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे तो लोग नगरों की ओर खींचे चले आएंगे, और जैसे ही लोग नगरों की ओर खींचे चले आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र से लोग लोग शहरों की ओर या नगरों की ओर शहरों की ओर प्रवास करते हैं। नगरों की ओर या शहरों की ओर प्रवास करते हैं। तो नगरों का नगरों का आकार आकार बढ़ जाता है। तो नगरों का आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि जैसे ही लोग गांव से शहरों की ओर प्रवास करेंगे, माइग्रेशन करेंगे, तो जैसे ही माइग्रेशन होगा उनका, तो जो नगरों का आकार है या उनकी जो साइज है उसके अंदर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी साइज जो है या आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हम आर्थिक कारक का तीसरा जो भाग था वो हम पढ़ेंगे। तीसरा कारक था औद्योगिक कारक। औद्योगिक कारक। अब औद्योगिक जो है कारक या फिर आर्थिक कारक के अंदर जो औद्योगिक कारक है वो किस प्रकार से जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। तो पहले पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के रोजगार के बेहतर अवसर बेहतर अवसर उपलब्ध करवाती हैं। बेहतर अवसर उपलब्ध करवाती हैं करवाती हम्म, यानी कि औद्योगिक जो पेटियां हैं वो रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाती हैं। जैसे ही बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं तो लोग इन क्षेत्रों की ओर इन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं प्रवास कर जाते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, यही कारण है कि यही कारण है कि जापान का जापान का कोबे ओसाका कोबे ओसाका प्रदेश कोबे ओसाका प्रदेश औद्योगिक पेटियों के कारण औद्योगिक पेटियों के कारण औद्योगिक पेटियों या फिर रोजगार के रोजगार के बेहतर अवसर बेहतर अवसर या फिर उद्योगों की उद्योगों की अवस्थिति के कारण अवस्थिति के कारण कारण सघन बसा हुआ है सघन बसा हुआ है। ये हमारे आर्थिक कारक हैं। पहला कारक हमने पढ़ा था खनिज, दूसरा कारक हमने पढ़ा नगरीकरण, और तीसरा कारक हमने पढ़ा औद्योगिक कारक या फिर हम कह सकते हैं औद्योगिकीकरण। अब औद्योगिक पेटियां जो है वो रोजगार के जैसे ही बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएंगी तो लोग उन क्षेत्रों की ओर खींचे चले जाते हैं। जैसे ही वहां पे जाएंगे तो उनको रोजगार उपलब्ध होगा, और यही कारण है कि जापान का कोबे ओसाका जो प्रदेश है वो या तो औद्योगिक पेटियों के कारण वहां पे उद्योग अधिक
अवस्थित है या उद्योगों की संख्या अधिक है, इसलिए लोगों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जैसे ही बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, तो लोग उन क्षेत्रों की ओर खींचे चले जाते हैं। ये एक ऐसा अच्छा एग्जाम्पल है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, किस कारण से, तो औद्योगिक कारण से या औद्योगिक पेटियों के कारण से सघन बसा हुआ है। अब हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक की बात करेंगे, और तीसरा कारक था सामाजिक सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक, जिसमें हम पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि वे स्थान वे स्थान जो लोगों की लोगों की धार्मिक धार्मिक व सांस्कृतिक सांस्कृतिक भावनाओं भावनाओं से से जुड़े होते हैं जुड़े होते हैं अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करते हैं आकर्षित करते हैं। यानी कि लोगों की भावनाएं जहां से जुड़ी रहती हैं धार्मिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से, तो लोग उन क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाते हैं। उसके बाद में आगे लिखेंगे, लोग लोग उन क्षेत्रों को उन क्षेत्रों को छोड़कर छोड़कर चले जाते हैं चले जाते हैं जहां जहां राजनीतिक अशांति राजनीतिक अशांति अशांति या फिर उपद्रव जैसी घटनाएं घटनाएं होती है। यानी कि उन क्षेत्रों के अंदर भी लोग रहना पसंद नहीं करते हैं जहां राजनीतिक अशांति हो, आए दिन जो है वो हम कह सकते हैं लड़ाई दंगे हो, उपद्रव हो, तो इस आधार पे लोग उन क्षेत्रों को भी छोड़ करके चले जाते हैं। आज की क्लास में हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ा। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक, भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक को फिर से 4 भागों के अंदर डिवाइड किया। पहला हमने पढ़ा जलवायु बोल सकते हैं, या फिर हम जल की उपलब्धता है। उसके बाद में भू आकृति है, मृदाएं हैं, जलवायु है। उसके बाद में हमने आर्थिक कारक के अंदर खनिज को पढ़ा, नगरीकरण को पढ़ा, औद्योगिकीकरण को पढ़ा, और तीसरा कारक हमने पढ़ा सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। ये हमारी क्लास का दूसरा चैप्टर था। इसी को आगे हम बढ़ाएंगे और कल हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि की। तो जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से ऋणात्मक होती है, किस प्रकार से धनात्मक होती है। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे से आगे इसी प्रकार से कंटिन्यू सीरीज हमारी चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।